वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। आज हम करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन की थर्ड यूनिट को। तो थर्ड यूनिट हमारी डील करती है संवैधानिक संदर्भ से। इसमें भारतीय संविधान के बारे में बात की गई है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कब आया, किसने लिखा, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन बताया गया है कि किसी भी राष्ट्र के दर्शन को मार्गदर्शक के रूप में निर्धारित करने के लिए उस राष्ट्र का अपना संविधान होता है। तो संविधान एक तरह से मार्गदर्शक का कार्य करता है किसी भी राष्ट्र के लिए। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पूर्व भारत का कोई संविधान नहीं था। भारत में अंग्रेजों का शासन था तब, और इंग्लैंड की संसद अपनी इच्छा अनुसार कानून बनाकर भारतीयों पर थोपा करती थी। उनकी जो है कानून व्यवस्था से परेशान होकर भारतीयों ने स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ कर दिया था, और लंबे संघर्ष के बाद भारत देश जो है आज़ाद हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद जो है अपना संविधान बनाया गया यहाँ पे, और हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। संविधान की प्रस्तावना यहाँ पे बताई गई है। तो प्रेम्बल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बताया गया है कि प्रस्तावना किसी भी संविधान की आत्मा, कुंजी या मानदंड होती है, जिसके आधार पर ही संपूर्ण संविधान का मूल्यांकन किया जाता है। तो सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान से जुड़ा हुआ एक श्रेष्ठ आभूषण माना जाता है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन हुआ था, जिसमें 1976 द्वारा कुछ शब्दों को जोड़ा गया था। अतः वर्तमान में संविधान प्रस्तावना में निम्न शब्द हैं। तो निम्न शब्द और कैसे है प्रस्तावना, उसकी स्टार्टिंग बताई गई है यहाँ पे कि संविधान के प्रस्तावना की स्टार्टिंग ऐसे होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय और विचार अभिव्यक्ति, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता, विश्वास, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाने हेतु दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान का प्रस्तावना है। इस तरह से इसकी स्टार्टिंग और एंड होता है। प्रस्तावना की विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता आ जाती है कि हम भारत के लोग। इसमें प्रारंभिक शब्दों में ही बताया गया है कि हम भारत के लोग। इन शब्दों का अर्थ होता है कि यह संविधान जो है वो भारत के लोगों के लिए ही बनाया गया है। दूसरी विशेषता यहाँ पे हो जाती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यहाँ पे बात की गई है कि हमारा देश एक आंतरिक तथा बाह्य नीतियों दोनों में पूर्णतः स्वतंत्र है। तीसरी विशेषता आ जाती है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यहाँ पे। तो भारतीय संविधान में न्याय के लिए मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्पष्ट घोषणा की गई है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेद नहीं किया जाएगा। तो किसी भी तरह का भेद नागरिकों के साथ में भारत के नहीं किया गया है, इसलिए उसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी कहा गया है। चौथी विशेषता है यहाँ पे धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो भारत में पूरी तरह से पूजा पद्धति के लिए स्वतंत्रता दी गई है। पांचवी विशेषता आ जाती है प्रभुत्व की भावना की। तो भारतीय संविधान सभी भारतवासियों में बंधुता की भावना को पैदा करता है, और उससे जो है राष्ट्र की एकता तथा अखंडता
बनी रहती है। छठी विशेषता यहाँ पे हो जाती है धर्मनिरपेक्षता की। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है। इसका मतलब है कि भारत का कोई राजधर्म नहीं है। सातवीं विशेषता यहाँ पे हो जाती है समाजवादी गणराज्य की। तो भारतीय संविधान जो है समाजवादी गणराज्य की स्थापना करता है। इसका यह मतलब है कि समाजवाद के बिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए संविधान देशवासियों को समान आर्थिक अवसर प्रदान करेगा। अब यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषताएं बताई गई हैं। तो संविधान की पहली विशेषता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ये। तो इस तरह से संविधान जो है वो भारत के एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना करता है। लोकतंत्रात्मक शब्द का अभिप्राय यह होता है कि सरकार की शक्ति का स्रोत जनता में निहित होता है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की होती है, जनता के लिए होती है और जनता के द्वारा ही स्थापित की जाती है। दूसरी विशेषता है यहाँ पर कि संप्रभुता। तो भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है। अर्थात इसका अर्थ यह हो जाता है कि यह शक्ति भारतीय जनता को ही प्रदान की गई है। तीसरी विशेषता यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बताई गई है। तो संविधान में धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा यह है कि पंथ, जाति और संप्रदाय के आधार पर किसी भी पथानुयायी से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे चौथी विशेषता है लिखित तथा विशाल संविधान है। तो भारत का ही एकमात्र संविधान ऐसा है जो लिखित और एक विशाल संविधान है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के साधन के रूप में शिक्षा। तो सामाजिक न्याय के साधन के रूप में शिक्षा को बताया गया है इसमें, जिसमें अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार बताया गया है कि सामाजिक न्याय समानतावाद का एक राज्य तथा सिद्धांत है। इस तरह से सामाजिक न्याय में शिक्षा की भूमिका यहाँ पे बताई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि सामाजिक न्याय शिक्षा सभी छात्रों के लिए न्याय संगत तथा गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने से संबंधित होती है। समानता और सामाजिक न्याय प्रदान करने में शिक्षा की भूमिका उन व्यक्तियों का एक बड़ा प्रकोप है जो विद्यालयों में सिखाए जाने पर निर्णय लेने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसे कैसे पढ़ाया जाता है और जब इसे पढ़ाया जाता है तो स्कूली शिक्षा का उद्देश्य राजनेताओं के दृष्टिकोण से तेजी से जुड़ा होता है, जो निष्पक्ष तथा सिर्फ समाज का गठन करते हैं। यह विचार है, तो ये विचार बताया गया है इसमें कि बच्चों को सामाजिक शिक्षा और नैतिक रूप से जिम्मेदार नागरिकों की अगली पीढ़ी को आकर देने से स्कूलों की भूमिका पर अधिक जोर देने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है, जो वर्तमान में हमारी शिक्षा प्रणाली में स्पष्ट है। इस तरह से स्कूल इसे बढ़ावा देने में एक भूमिका निभाते हैं, तो वो भूमिका यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है मौलिक अधिकारों को। तो मौलिक अधिकारों में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान में निहित वे अधिकार जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकों को उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास, सुखी जीवन व्यतीत करने तथा स्वयं को शोषण से बचाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो वे अधिकार जो व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करते हैं, उसके जीवन को सुखी रखते हैं और स्वयं
को शोषण से बचाते हैं, उनको जो है मौलिक अधिकार कहा जाता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो सर्वथा उचित है। इस तरह से संविधान की एक लंबी सूची है जिसको न्यायोचित कहा जाता है, और ये जो है मूल अधिकारों का उल्लेख करती है। हमारे संविधान में मूल अधिकारों के विषय में जितना विस्तृत विवरण है उतना विश्व के किसी भी संविधान में नहीं किया गया है। तो भारत का ही एक ऐसा संविधान है जिसमें अधिकारों को मूल रूप से विस्तृत रूप से बताया गया है, जबकि किसी भी देश के संविधान में ऐसा नहीं किया गया है। मूल अधिकार में प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का स्पष्ट वर्णन किया गया है, और भारतीय संविधान के मूल रूप से 7 मूल अधिकार बताए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से 7 मूल अधिकार होते हैं, किंतु सन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निकालकर उसे कानूनी अधिकारों की सूची में जोड़ दिया गया था। इस तरह से 44वें संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया था और इसे कानूनी अधिकारों में जोड़ दिया गया था। इस प्रकार से अब संविधान में 6 मूल अधिकार हो जाते हैं। तो मौलिक अधिकारों के लिए एक चार्ट प्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। इन्हीं को संविधान की आत्मा कहा जाता है। मौलिक अधिकार, सबसे पहला अधिकार है यहाँ पे समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है जो धारा 19 से लेकर 22 तक बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है जो धारा 23 से लेकर 24 तक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है जो धारा 25 से लेकर 28 तक है। इसके बाद 5वें नंबर पे अधिकार आ जाता है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो धारा 29 से लेकर 30 में आता है। इसके बाद आखिरी मौलिक अधिकार है यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो धारा 32 में आता है। इस तरह से एक एक करके सभी अधिकारों को देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला अधिकार है यहाँ पे समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। समानता का अधिकार जो है वो संविधान में बताया गया है कि संवैधानिक दृष्टि से सभी नागरिक जो है वो समान होते हैं, और इसको अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक विवरण इसका मिलता है। समानता के अधिकार में कई सारे अधिकार आते हैं, जिसमें पहला अधिकार है यहाँ पे कानून के समक्ष समानता, जिसको अनुच्छेद 14 में बताया गया है। तो कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 में है। दूसरा अधिकार यहाँ पे है धर्म, जाति आदि के भेदभाव का निषेध, ये अनुच्छेद 15 में है। तीसरा है समानता के अधिकार में राज्य सेवा में समान अवसर, जो अनुच्छेद 16 में है। इसके बाद चौथा आ जाता है समानता के अधिकार में अस्पृश्यता का निषेध, जो अनुच्छेद 17 में आता है। इसके बाद लास्ट जो है समानता का अधिकार आ जाता है उपाधियों का निषेध, जो अनुच्छेद 18 में है। इस तरह से अब समानता के अधिकार में ये जो सारे अधिकार हैं उनको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार आता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार को ही संविधान की रीढ़ कहा जाता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें बताया गया है कि भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। ये जो अधिकार हैं वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक बताए गए हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार में पहला अधिकार है यहाँ पे, जिसमें अनुच्छेद 19 आता है,
अनुच्छेद 19 में कई सारे अधिकारों को विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला अधिकार है विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो जो भी मनुष्य का विचार हो, उसे स्वतंत्रता है कि वह अपने विचार को व्यक्त कर सकता है। दूसरा है यहाँ पे शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा है यहाँ पे समुदाय व संघ निर्माण की स्वतंत्रता। चौथा है यहाँ पे अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। पांचवा है यहाँ पे अबाध निवास की स्वतंत्रता। और छठा आ जाता है वित्तीय कारोबार की स्वतंत्रता। इसके बाद स्वतंत्रता के अधिकार में दूसरा पार्ट किया गया है, जो अनुच्छेद 20 से डील करेगा, जिसमें आ जाता है अपराध दोष सिद्ध संरक्षण, ये अधिकार है। तीसरा अधिकार आ जाता है अनुच्छेद 21 का अधिकार, जिसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता व जीवन सुरक्षा का अधिकार कहा जाता है। चौथा पार्ट है यहाँ पे अनुच्छेद 21 का जिसमें शिक्षा का अधिकार आता है। इसके बाद अनुच्छेद 22 आता है, जिसको बंदीकरण से संरक्षण का अधिकार कहा जाता है। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार हैं और यहाँ पे इनको डिफाइन किया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसमें फिर से कैटेगराइजेशन है। तो इसमें 3 पार्ट्स आ जाते हैं। पहला पार्ट जो है वो मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक लगाने वाला है, जिसको अनुच्छेद 23 सबसेक्शन 1 में रखा गया है। इसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो बेगार श्रम से निषेध, बिना वेतन के श्रम से है। इसको अनुच्छेद 23 सबसेक्शन 2 में रखा गया है। तीसरा पार्ट आ जाता है बाल श्रम निषेध का, जिसको अनुच्छेद 24 में रखा गया है। चौथे अधिकार पे आएंगे। चौथा अधिकार आ जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें बताया गया है कि भारत में विभिन्न तरह के लोग हैं और अलग-अलग उनका धर्म है। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ पर भारतीय संविधान ने नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। तो इस तरह से भारत के सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म के अनुसार कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक आता है, जिसमें से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रेजेंट करते हुए ये चार्ट बनाया गया है। फर्स्ट पार्ट इसमें हो जाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 25 में आता है। इसके बाद सेकंड पार्ट है इसमें सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 26 में आता है। थर्ड पार्ट है यहाँ पे धार्मिक प्रबंधन या आयोजन करने की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 27 में आता है। इसके बाद चौथा पार्ट है यहाँ पे धार्मिक कार्य के लिए कर से छूट। तो जो भी धार्मिक कार्य किए जाएंगे उसमें कोई भी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। इसको अनुच्छेद 28 में रखा गया है। इस तरह से इन सारे अधिकारों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। पांचवें अधिकार पे आएंगे हम। पांचवा अधिकार है यहाँ पे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार का मतलब है कि भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जिसमें विभिन्न धर्म और संप्रदाय तथा उसकी भाषाएं सम्मिलित हैं। अतः संविधान ने सभी संस्कृतियों को बनाए रखने का अधिकार संप्रदाय को दिया है, जिससे वे अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि आदि को बनाए रख सकें। इस तरह से शिक्षा व संस्कृति संबंधी स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है यहाँ पे भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित करने का अधिकार। तो जिसमें बताया गया है कि भाषा को, लिपि को और संस्कृति को कैसे सुरक्षित किया जाएगा। ये अनुच्छेद 29 में आता है। और दूसरा पार्ट इसमें है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की संस्था तथा प्रशासन का अधिकार, जो अनुच्छेद 30 में आता है। इस तरह से यहाँ पे
शिक्षा व संस्कृति संबंधी अधिकार को बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे लास्ट पार्ट आ जाता है मौलिक अधिकार का, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 में बताया गया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में इस अधिकार को शामिल किया गया है, जिसमें पहला अधिकार है बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार, दूसरा है परमादेश का अधिकार, तीसरा है प्रतिषेध का अधिकार, चौथा है यहाँ पे उत्प्रेषण का अधिकार, पांचवा है अधिकार प्रत्याशा। इस तरह से इन सभी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है और ऐसे जो है मौलिक अधिकार यहाँ पे पूर्ण हो जाते हैं। तो संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था, इसको कानूनी अधिकारों में रखा गया है। वो इस प्रकार है। तो इस अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है, जो अनुच्छेद 31 के अनुसार व्यक्ति की संपत्ति संबंधी निम्न अधिकार है। तो क्या क्या अधिकार हैं? पहला अधिकार है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति संपत्ति पर कानूनी अधिकार तभी ले सकता है जब वह सार्वजनिक रूप से अनिवार्य हो या फिर राज्य उसका मुआवजा दे। दूसरा यहाँ पे पार्ट बताया गया है कि विधि के विरुद्ध किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। तो बिना कानूनी जो है कार्यवाही के किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को छीना नहीं जा सकता है। मौलिक अधिकारों के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी, नागरिकों के मूल कर्तव्य। तो बेसिक ड्यूटीज़ क्या है सिटीजन्स की? इसके लिए भारतीय संविधान ने जहाँ एक और नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए थे, वहीं दूसरी तरफ नागरिकों से राष्ट्र की उन्नति के लिए कुछ मूल कर्तव्यों का भी निर्वहन किया गया था। भारतीय संविधान के द्वारा अपने नागरिकों से राष्ट्र की उन्नति में सहायक अपेक्षित कर्तव्यों को भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य कहा जाता है। तो जब भारतीय संविधान में नागरिकों को राष्ट्र के प्रति, उसकी उन्नति के प्रति लगाया जाता है, उसके कर्तव्य बताए जाते हैं, तो इसको जो है मूल कर्तव्य कहा जाता है। प्रारंभ में हमारे संविधान में केवल मूल अधिकारों को ही शामिल किया गया था, लेकिन सन 1976 में हुए संविधान के 42nd संशोधन जो था, उसमें अनुच्छेद 51A में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों को समावेशित किया गया और पुनः इन्हें 93 संशोधन जो कि सन 2001 में हुआ था, इसके अनुच्छेद 51 सबसेक्शन 1 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था और इस प्रकार से वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। और ये मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला कर्तव्य हो जाता है कि भारतीय संविधान का पालन करना, संविधान के आदेशों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। दूसरा हो जाता है मौलिक कर्तव्य हमारा कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजन तथा उनका पालन करना। तीसरा है यहाँ पे कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। चौथा है देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है कि भारत के सभी नागरिकों के प्रति समरसता तथा समान प्रभुता की भावना का निर्माण करना। छठा है यहाँ पे अपनी समान्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना। फिर सातवां है यहाँ पे भारतीय पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, उनकी रक्षा करना और उनका संवर्धन करना। आठवां हो जाता है कि वैज्ञानिक मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर सुधार की भावना का विकास करना। नवा है यहाँ पे सार्वजनिक संपत्ति को क्षति न पहुँचाए एवं हिंसा से दूर रहें। 10वां आ जाता है यहाँ पे व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रयत्नों से सभी क्षेत्रों में उन्नति का निरंतर प्रयास करें और जिससे कि राष्ट्र उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके।
सातवां 11वां आ जाता है यहाँ पे, माता-पिता व अभिभावक के रूप में 6 से 14 वर्ष के बच्चों तथा आश्रितों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस तरह से ये हमारे मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है शिक्षा का अधिकार, जो 2010 में आया था। सामान्य परिचय में यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह कहा गया है कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के अंतर्गत इसे 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। और इसके बाद सभी राज्यों ने यह लक्ष्य जो है अपने अपने स्तर पर प्राप्त करने का प्रयास किया था। भारत में शिक्षा के अधिकार विधेयक को मंजूरी कैसे मिली थी, ये यहाँ पे बताया गया है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के 6 साल बाद केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा के अधिकार विधेयक को मंजूरी दे दी थी और प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार मिलने से पहले इसे संसद की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। आज़ादी के 61 साल बाद भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार विधेयक को मंजूरी दी थी और इसमें जो है 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में शामिल है, तो क्या क्या शामिल है इसमें? पहला है कि प्रवेश के स्तर पर आसपास के बच्चों को निजी स्कूलों के नामांकन में 25% का आरक्षण दिया जाएगा। दूसरा था कि स्कूलों द्वारा किए गए खर्च धनराशि की पूर्ति सरकार करेगी। तीसरा है यहाँ पे कि नामांकन के समय कोई डोनेशन या कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद समवर्ती सूची में शिक्षा को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था और संविधान द्वारा 1976 में किए गए जिस संशोधन से शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया उसे दूरगामी परिणाम हुए हैं और आधारभूत वित्तीय तथा प्रशासनिक उपायों के द्वारा राज्यों तथा केंद्र सरकार के बीच में नई जिम्मेदारियों को बांटने की आवश्यकता महसूस की गई थी। तो इस तरह से कुछ ऐसी आवश्यकताएं हुई जिसमें ये सोचा गया कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जिम्मेदारियों को बांट दिया जाए। जहां एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका तथा उनके उत्तरदायित्व में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था, वहीं केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय तथा एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का गुरुत्व भार भी स्वीकार कर लिया था। इस तरह से कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में, समवर्ती सूची के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि निम्नलिखित विषयों के लिए CABE की 7 समितियां थी, जिसमें से पहली समिति थी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक प्राथमिक शिक्षा से जुड़े नए मामलों के लिए। दूसरी थी यहाँ पे बालिका शिक्षा एवं एक समान स्कूल प्रणाली के लिए। तीसरी थी एक समान माध्यमिक शिक्षा के लिए। चौथी थी उच्च शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता के लिए। पांचवी थी यहाँ पे स्कूल पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक शिक्षा का एकीकरण करने के लिए। छठी थी यहाँ पे सरकार संचालित प्रणाली के बाहर चल रहे स्कूलों को पाठ्य पुस्तकों तथा समानांतर पाठ्य पुस्तकों के लिए नियामक व्यवस्था देने के लिए। और सातवीं थी यहाँ पे उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को वित्तीय सहायता देने के लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि शिक्षा के विकास के लिए भारत सरकार ने
कौन कौन सी पहल की थी, कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए थे। तो पहला था यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान और दूसरा था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो सर्व शिक्षा अभियान जो था वो स्टेट लेवल पे किया गया था, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा अभियान जो था वो नेशनल लेवल पे किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान सन 1990 में सबके लिए शिक्षा विषय पर विशेष कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसमें सामान्य शिक्षा सबके लिए सुलभ न हो पाने के कारण तथा इसकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया और इन समस्याओं को स्वीकार किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में यह भी स्वीकार किया गया था कि सभी देश अपने छात्रों की सामान्य शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क रूप से लागू करेंगे और जो देश इस व्यवस्था के लिए संसाधन उपलब्ध कराने में असमर्थ होगा, उन देशों को विकसित देश आर्थिक मदद देंगे। तो विकसित देश जो थे वो असमर्थ देशों को इस अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद दे रहे थे। सर्व शिक्षा अभियान कैसा अभियान था ये जान लेते हैं। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पष्ट निर्देश था कि सभी राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के सभी छात्रों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे और इस संबंध में कोठारी आयोग शिक्षा की राष्ट्रीय नीति भी सुझाव देती है कि इसे हमें लागू करना चाहिए। इसे लागू करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाएं भी क्रियान्वित की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चलाया गया था इसके लिए। फिर प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क व्यवस्था करने के संबंध में सरकार ने बहुत सी योजनाएं लागू की थी, लेकिन इन सब से शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य नहीं हासिल हो पाया था। इसलिए सन 2000 तक भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए थे। संविधान में 10 वर्षों का समय निश्चित किया गया था और सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दी थी। इस तरह से जब ये लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाया तो सरकार ने 2000 में सर्व शिक्षा अभियान को मंजूरी दे दी और सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई। इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में सभी जिलों में लागू किया गया और इस अभियान का उद्देश्य 2010 तक 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। इस प्रकार से सर्व शिक्षा अभियान एक समयबद्ध कार्यक्रम होता है जो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो क्या प्रबंधन किए गए थे निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए? पहला प्रबंधन था यहाँ पे कि समयबद्ध कार्यक्रम थे, तो टाइम बाउंड प्रोग्राम यहाँ पे चलाए जा रहे थे। हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक कार्यक्रम के लिए यहाँ पे समय निर्धारित किया गया था। दूसरा है कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया था। तीसरा है गुणात्मक शिक्षा। चौथा यहाँ पे आ जाता है स्थानीय संस्थानों को प्रभावशाली सहभागिता। तो जो भी यहाँ पे लोकल बॉडीज़ थी, स्थानीय संस्थान थे, उनकी जो है इसमें सहभागिता कराई गई थी। पांचवा यहाँ पे है कि केंद्र एवं राज्य सरकार पर सहयोग दिया गया था। सामाजिक न्याय यहाँ पे बताया गया है। और सातवां है राज्यों के अपने दृष्टिकोण का विकास तथा राष्ट्रीय एकता। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के कुछ लक्ष्य थे, एम्स थे। पहला यहाँ पे एम हो जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा। तो 86 संविधान संशोधन जो था उसमें बताया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए। इसके बाद दूसरा लक्ष्य था कि शिक्षा जो है वो बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में दी जाए। तीसरा यहाँ पे हो जाता है कि विद्यालयों में सामुदायिक सहभागिता होनी चाहिए। चौथा है मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए। पांचवा है सामाजिक क्षेत्रीय लौकिक असमानता के बीच की कड़ी।
इस तरह से आप सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य यहाँ पे बताए गए हैं। अब हम आएंगे सुविधाओं पर। तो सर्व शिक्षा अभियान के लिए शैक्षिक सुविधाएं कौन कौन सी थी? इसमें पहली सुविधा थी शिक्षक की, जिसमें प्रत्येक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में 40 छात्रों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जा रही थी और प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक होते थे, जबकि उच्च प्राथमिक में प्रत्येक कक्षा के लिए एक शिक्षक होता था। विद्यालयी सुविधाएं क्या थी? तो आवासीय क्षेत्रों पर 1 किलोमीटर पर एक विद्यालय रहता था। तीसरा यहाँ पे सुविधा आ जाती है कि कक्षा कक्ष की स्थापना। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 2 हवादार कमरे होने चाहिए थे और साथ ही एक बरामदा भी होना चाहिए था। इस तरह की कक्षा कक्ष की सुविधा थी वहाँ पे। निःशुल्क पुस्तकें दी जाती थी सर्व शिक्षा अभियान में। शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में शिक्षण एवं अधिगम सामग्री खरीदने के लिए 10,000 रुपये प्रति विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 50,000 रुपये का अनुदान किया जाएगा, ऐसा सर्व शिक्षा अभियान में बताया गया था। छठा है यहाँ पे कि विद्यालय अनुदान कैसा होना चाहिए वो बताया गया। शिक्षक अनुदान में यहाँ पे बताया गया था। शिक्षण प्रशिक्षण कार्य बताए गए कि कैसे ट्रेनिंग की कराई जाएगी यहाँ पे। तो ट्रेनिंग के लिए 20 दिनों का वार्षिक प्रशिक्षण था और जो नए प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक भर्ती थे उनके लिए 30 दिनों का प्रशिक्षण था। गैर प्रशिक्षण के शिक्षकों के लिए 60 दिनों का प्रशिक्षण कार्य अनिवार्य था और इसके लिए जो है SCERT या डाइट के द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। विद्यालय भवन की देखरेख करना, अधिगम असमर्थ बालक के बारे में यहाँ पे बताया गया था। इस तरह से ये सारी सुविधाएं, शैक्षिक सुविधाएं जो है सर्व शिक्षा अभियान में दी गई थी। फिर कुछ योजनाएं चलाई गई थी सर्व शिक्षा अभियान में, जिसमें पहली योजना थी शिक्षा गारंटी योजना। शिक्षा गारंटी योजना जो थी वो अप्रैल 2001 में आई थी और इसमें दूर दराज के कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों से अगर पढ़ने वाले 25 बच्चे हों तो वहाँ पर शिक्षा गारंटी केंद्र खोला जा रहा था। इसमें जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार इन शिक्षा गारंटी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों में बदला जाएगा, ऐसा बताया गया था। फिर दूसरी योजना थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना जो थी वो शिक्षा में अवरोधन को रोकने तथा प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने के लिए 1986 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तीसरी योजना आ जाती है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जिला विशेष के अनुसार नियोजन तथा पृथक लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सर्व सर्वलुभीकरण के नीति को लागू किया गया था। 2009 में इसे भी सर्व शिक्षा अभियान के साथ में जोड़ दिया गया था। इसके बाद चौथी योजना थी यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जो केंद्र सरकार ने 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत स्त्री शिक्षा के लिए की थी और 2007 में इस योजना को भी सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ दिया गया था। पांचवी योजना थी मिड डे मील की योजना। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी मिड डे मील की योजना और 2007 में इसे सर्व शिक्षा अभियान के साथ में जोड़ा गया था। छठी योजना थी यहाँ पे लोक जुम्बिश प्रोजेक्ट की योजना।
लोक जुम्बिश कार्यक्रम जिला स्तर पर कार्यक्रम था जिसे राजस्थान के 13 जिलों में आरंभ किया गया था। महिला समाख्या योजना क्या थी? महिला समाख्या कार्यक्रम के अधीन स्त्री शिक्षा में बहुत प्रगति हुई थी और यह बात प्राप्त आंकड़ों के द्वारा सिद्ध हुई है। छठी योजना 8वीं योजना थी यहाँ पे शिक्षक शिक्षा की मजबूती जनशाला कार्यक्रम। नेक्स्ट योजना है यहाँ पे इस तरह से नेक्स्ट पे बताया गया है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्य। तो ये सारे कार्य थे जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किए जा रहे थे। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान का मूल्यांकन किया गया जिसमें उपलब्धियां बताई गई हैं सर्व शिक्षा अभियान की। फिर कमियां बताई गई हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो था वो नेशनल लेवल पे चलाया जा रहा था। शिक्षा देश के उच्च स्तर पर चिरस्थायी विकास प्राप्त करने का विश्वसत साधन है और इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा सहभागिता बुनियादी अभावों से मुक्त तथा उसमें उनसे पार पाने के मूल कारक के रूप में कार्य करती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा जो है वो आर्थिक विकास के लिए सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए सुविधा देती है। इस तरह से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो था वो भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना थी जो मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन 2009 से लेकर 10 में मानव जनशक्ति सृजित करने तथा वृद्धि एवं विकास तथा समानता को तेज करने हेतु प्राप्त स्थायी स्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ भारत में सभी को गुणवत्ता युक्त जीवन जीने के लिए आरंभ की गई थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य और उद्देश्य बताए गए हैं। तो पहला उद्देश्य था यहाँ पे इस योजना का कि 2005 और 6 में 52.26% की तुलना में अपने क्रियान्वयन के 5 वर्ष के भीतर किसी भी बस्ती से उपयुक्त दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर कक्षा 9 से लेकर 10 के लिए 75% का सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने पर ध्यान दिया जाए। दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा का कि सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तीसरा था यहाँ पे कि लैंगिक सामाजिक आर्थिक तथा निःशक्तता बाधाएं हटाना। चौथा था वर्ष 2017 अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक स्तर शिक्षा तक व्यापक पहुंच बनाना। पांचवा था यहाँ पे वर्ष 2022 तक छात्रों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि तथा उसका सर्वसुलभीकरण करना। इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव्स थे यहाँ पे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना के। फिर योजना के लिए क्रियान्वयन तंत्र क्या था वो यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद योजना और उसका मूल्यांकन प्रक्रिया बताई गई है। जिसमें प्राथमिकता और कार्य प्रक्रिया बताई गई है, योजनाओं की तैयारी बताई गई है। तीसरी है कि योजनाओं की प्रस्तुति तथा TSG और पूर्व PAB से चर्चा एवं अंतिम PAB अनुमोदन बताया गया है। इसके बाद गुणवत्ता को बताया गया है यहाँ पे।
अब माध्यमिक स्तर के लिए रणनीति क्या थी वो यहाँ पे बताई गई है। तो इसमें प्रवेश आ जाता है, गुणवत्ता आ जाती है, समानता आती है, केंद्र अनुमोदित योजनाएं आती हैं इसी में। 5वें नंबर पे है संसाधन संस्थानों का सशक्तिकरण तथा संस्थागत सुधार। छठा है यहाँ पे पंचायती राज, नगर पालिका, समुदाय आदि की भागीदारी। सातवां था जवाहर नवोदय विद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालयों में वृद्धि। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ जाता है अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा बालिकाओं के लिए शैक्षिक प्रावधान। तो यहाँ पे बताया गया है कि क्या प्रावधान था शिक्षा का अल्पसंख्यक बालकों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और बालिका शिक्षा के लिए। अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा के लिए बताया गया था कि धर्म और भाषा के आधार पर कुछ वर्गों में अल्पसंख्यक वर्ग घोषित किया गया, जिसमें जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध आदि आते हैं। और इसमें जो है शिक्षा की दृष्टि से जैन, ईसाई, बौद्ध पिछड़े हुए नहीं हैं, परंतु अल्पसंख्यक वर्गों को जो सुविधाएं प्रदान की गई हैं वे सभी अल्पसंख्यकों को समान रूप से दी गई हैं। इसमें धारा 29 2 आ जाती है, 29 सबसेक्शन 2 है यहाँ पे। तो इसमें बताया गया है कि राज्य द्वारा संचालित तथा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में धर्म, प्रगति, जाति, भाषा के आधार पर या इनमें से किसी एक आधार पर किसी नागरिक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल 30 सबसेक्शन 1 आता है, जिसमें बताया गया कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे उनका आधार धर्म हो या भाषा हो, अपनी पसंद की शिक्षा संस्था स्थापित करने तथा उसमें प्रशासन का अधिकार होगा। इसके बाद धारा 30 सबसेक्शन 2 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि राज्य शिक्षा संस्थाओं को सहायता देते समय इस आधार पर भेदभाव नहीं रखेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक की संस्था तथा चाहे उसका आधार धर्म हो या भाषा हो। इस तरह से यहाँ पे बताया गया कि अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा का क्या प्रोविज़न था। फिर आ जाता है अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों के लिए शिक्षा का क्या प्रोविज़न था। तो यहाँ पे भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के क्रमशः 23% और 7% है। तो भारत की कुल जनसंख्या की 23% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है और जनजाति की 7% है, जिसमें इस वर्ग के बालकों की शिक्षा के संबंध में ये सुझाव दिया गया कि 1960 में UN डेबर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे डेबर समिति कहा गया। और इस समिति ने अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के बालकों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क पठन पाठन सामग्री, यूनिफॉर्म और दोपहर के भोजन की व्यवस्था की थी। इसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के बालकों के शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण बताया गया है। फिर नेक्स्ट पे बताया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 द्वारा इस वर्ग हेतु की गई घोषणाएं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसमें इस वर्ग के लिए क्या घोषणाएं की गई थी वो यहाँ पे बताई गई हैं। द नेक्स्ट पे बताया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के बालक तथा बालिकाओं की शिक्षा हेतु क्या प्रयास किए गए हैं, उन्हें डिफाइन किया गया है यहाँ पे। इसके बाद बालिका शिक्षा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने की ज़रूरत थी।
तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा के विषय में सोचने समझने के लिए विचार विमर्श किया गया। और इसमें जो है, जब 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो इस संविधान में भी बालकों तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, इसलिए व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। सरकार ने संविधान लागू होने के बाद बालिकाओं की शिक्षा के प्रचार प्रसार संबंधी कार्य शुरू कर दिए थे। इसमें सबसे पहले 1958 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति बनाई गई और इस समिति की अध्यक्ष श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख थी। सरकार ने इस समिति से स्त्री शिक्षा की समस्याओं तथा उन समस्याओं को के समाधान के लिए सुझाव दिए थे तथा समिति ने फरवरी 1959 में अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट जो है सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी, जिसमें स्त्री शिक्षा के लिए सुझाव जो है दिए गए थे। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 ने जो सुझाव दिए थे वो इस प्रकार है यहाँ पे। पहला सुझाव था कि सरकार को एक निश्चित योजना के अनुसार निश्चित अवधि में स्त्री शिक्षा का विकास तथा विस्तार करना चाहिए। दूसरा सुझाव था यहाँ पे कि सरकार को स्त्री शिक्षा को कुछ समय के लिए एक समस्या के रूप में स्वीकार कर उस पर उसका भार अपने ऊपर लेना चाहिए। तीसरा है कि सरकार को राज्यों के लिए स्त्री शिक्षा की नीति निर्धारित करनी चाहिए। इस तरह से कई सारे सुझाव इस समिति के द्वारा दिए गए। सो थैंक यू एवरीवन। यूनिट 3 हमारी यहीं पे एंड होती है।